नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ उपस्थित हूं करंट अफेयर अपडेट के साथ। समय हो चुका करंट अफेयर अपडेट का। दोस्तों, थोड़ा आज क्लास लेट इस वजह से हुई, तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से आज थोड़ी क्लास लेट हो सकती है। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष यानी कि कोई किसकी, फिक्की। पूरी बात करेंगे फिक्की क्या है, फिक्की के बारे में सारा डिटेल हम देखेंगे क्या है ये। ठीक है, तो देखिए क्या है फिक्की महिला संगठन को 40वीं अध्यक्ष, महिला संगठन की कौन थी 40वीं अध्यक्ष किसे बनाया गया है, सुधा शिव कुमार को बनाया गया है। सुधा शिव कुमार को जो है 40वीं अध्यक्ष बनाया गया है महिला संगठन की। किसकी, महिला संगठन। दो संगठन होते हैं, एक होता महिला संगठन, एक होता ओवरऑल। ठीक है, जो पुरुष संगठन कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्थापना की, तो 1981 को इसकी स्थापना की गई। कब की गई, 1981 को इसकी स्थापना। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब बेटा बात करने वाले हैं प्रस्ताव। ठीक है, तो प्रस्ताव किसका था शुरू में, यानी कि फिक्की को बनाने का प्रस्ताव किसका था। तो 1927 में गांधी जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि भाई एक ऐसी संगठन बनना चाहिए जिसमें जो है व्यापार संबंधी जो है या वाणिज्य संबंधी जो है मामले देखे जाएँ। ठीक है, तो उनकी अध्यक्षता उनके प्रस्ताव पर एक तो घनश्याम दास बिरला, कौन, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठक्कर, इन दोनों ने मिलकर जो है इस फिक्की की स्थापना की थी। यानी कि 1927 में प्रस्ताव रखा था, परंतु इसका जो फाउंड किया गया था वो क्या गया था 1981 में। ठीक है, प्रस्ताव किसने रखा था 1927 में गांधी जी ने, और सहयोग से बनाई गई थी इनके, परंतु 1981 से इन्हें काम करना शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं फिक्की की फुल फॉर्म की। तो फिक्की क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये हो गई इसकी फुल फॉर्म, और अध्यक्ष हो गया आपका संजीव मेहता। इतनी बात याद रखो, क्वेश्चन हमारा तैयार। इतनी बात याद रखो तो क्वेश्चन हमारा हो गया तैयार। टेंशन कोई बिल्कुल लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पारित, यानी कि इससे पहले इसका मतलब संशोधन किया गया होगा। ठीक है, इससे पहले किया गया होगा जरूर। तो देखिए इससे पहले क्या है, ये 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम में बदलाव, यानी कि अब जो मांग की गई है इसके अंतर्गत वो क्या की गई थी, जो 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम था उसमें कानून में बदलाव किया गया है। ठीक है, और उस बदलाव के लिए हमने क्या किया गया है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। अब देखिए क्या है कि विधेयक अगस्त 2022 में संसद में पेश किया गया था। ठीक है, परंतु इसे पुनः 2023 में जो है पुनः फरवरी में पुनः पेश किया गया, क्योंकि एक बार इसे रिव्यू के लिए भेज दिया गया था। तो रिव्यू के बाद में इसे पुनः पेश किया गया और फाइनली 29 मार्च को जो है इसे पारित कर दिया गया। क्या है इसमें ऐसा नया, तो देखिए बताइए क्या। पहली बात तो ये कि 2002 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम में बदलाव की मांग की है इन्होंने, कि इसमें कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे थे जिससे कि लग रहा था कि जितने भी प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्ति हैं वो उनका जो है थोड़ा सा जो है ऐसा मान चलिए कि अधिकारों का हनन हो रहा है। क्योंकि 2012 में अगर मैं आपको बताऊं तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो है 2002 के अंतर्गत 21 सीमेंट कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। कितनी, 21 सीमेंट कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। तो ऐसे ही उन प्रतिबंधों को देखते हुए नज़र में, ठीक है, इस पर संशोधन की बात की गई थी। अब बात करते हैं नए विधेयक की। तो नए विधेयक के तहत जो है 200 करोड़ रुपये, कितने, तो 2000 करोड़ रुपये अधिक मूल्य के विलय और अधिग्रहण को हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अधिग्रहण करते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी 2000 करोड़ से अधिक का विलय करती है तो हमें उसकी सूचना कहाँ पर करनी पड़ेगी, कहाँ पर अधिग्रहण करना पड़ेगा हमको, कहाँ पर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में। ठीक है भाई, तो अभी तो ये पता चल गया आपको यहाँ से इसके अंतर्गत ये संशोधन किया गया। फिर बात करते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका गठन किया गया 14 अक्टूबर 2003 को। कब किया गया, 14 अक्टूबर 2003 को इसका स्थापना किया गया। इसमें पहले वर्तमान में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं, मगर भविष्य में आगे जो मांग की गई है तो एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों की मांग की गई है। किसकी, 3 सदस्यों की। ठीक है बेटा, आगे जो होंगे वो 3 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष के साथ। अगर बात करें अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है, संगीता वर्मा।
संगीता वर्मा जो है वो क्या है, इनकी अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं बढ़िया। हमारे कितने हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन हमारे बढ़िया हो चुके हैं करंट अफेयर के। ठीक है, इतनी बात थोड़ा अच्छे से याद रख लेना आप लोग। ठीक है, ऐसे ही अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं करंट अफेयर में, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम करंट अफेयर को दोगे तो फिर और सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे आपके, और सब्जेक्ट कहाँ हैं। करंट अफेयर केवल इतना लो, यानी कि किसी को टाइम इतना दो जितना से वो क्रेडिट कर सके। तो ऐसे ही है, ये आप करंट अफेयर को इतना टाइम दो जिससे कि आपको करंट अफेयर परीक्षा में मिल जाए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही करंट अफेयर पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, पूरा ही दिन करंट अफेयर में टाइम लगा रहे हो, तो वो गलत है, वो गलत है। 1.5-2 घंटे तुम करंट अफेयर के सामने बैठे हो और फिर भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ही मिल रहा है आपको, तो उससे क्या फ़ायदा इतना पढ़कर। केवल इतना टाइम दो, आधा घंटा टाइम दो बस करंट अफेयर को। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है तीसरा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है भाई, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी हुई है, 2022 जारी हुई है। ठीक है, अब पहली बात ये कि जारी करता कौन है इसको जारी कौन करता है। ठीक है, तो टाटा ट्रस्ट ने शुरू की थी, किसने शुरू करी थी, टाटा ट्रस्ट ने, टाटा ट्रस्ट ने शुरू की थी। कब की थी शुरू, तो कब की थी शुरू, 2019 में, ये 2019 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी बेटा, 2019 में, इतनी बात रखना, 2019 में शुरू की गई थी। और देश में ये कितने राज्य मानवाधिकारों को मापदंड करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देश के अंदर 25 राज्य मानवाधिकारों आयोगों को नज़र में रखती है। कितनों को, 25 राज्य मानवाधिकारों का आयोग को नज़र में रखती है। कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी के मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा हो। ठीक है भाई, अब इसके मापदंड क्या हैं, अगर ये आकलन किसकी चीज़ का करती है, आकलन जो करती है वो क्या है, जिन्हें हम मापदंड कहते हैं। मापदंड जो है जिन्हें हम 4 पिलर कहते हैं, तो 4 स्तंभ हैं इसके। कितने, 4 स्तंभ जिनके आकलन करती है। ठीक है, 4 स्तंभ। तो पहला स्तंभ क्या है, पुलिस, पहला स्तंभ है पुलिस। दूसरा जो स्तंभ है इसका, दूसरा स्तंभ है आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका। तीसरा जो स्तंभ है हम देख सकते हैं जेल यानी कारावास, कारावास। चौथा जो है वो है आपकी कानूनी सहायता, कानूनी सहायता। तो ये इन चीज़ों का आकलन करती है और जब बताती है किस राज्य में जो है न्याय सही मिला है, तो न्याय के मामले में कौन से राज्य टॉप पर हैं। अगर हम यहाँ बात करें, टॉप की बात कर रहे हैं हम, तो टॉप जो है न्याय के मामले में टॉप राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए टॉप राज्यों की बात करें, सबसे नंबर 1 पर जो है वो कर्नाटक है। कौन सा है, कर्नाटक। नंबर 2 पर है तमिलनाडु, ठीक है भाई, नंबर 2 पर तमिलनाडु। तीसरे पर जो है आपका वो है तेलंगाना, तीसरे पर कौन सा है, तेलंगाना, ठीक है भैया। और चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो चौथे पर है गुजरात, ठीक है। अगर हम यूपी की बात करें, यूपी की, तो यूपी का 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है, यूपी का 18वां स्थान, ठीक है भाई। तो इतना काम हो गया हमारा 3 थे, ठीक है। देखिए एक बार देख लेंगे इसको फिर दोबारा से, क्या है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है 2022 जारी हो गई है। कौन जारी करता है, टाटा ट्रस्ट ने शुरू किया था 2009 में। और देश के अंदर 25 राज्य मानवाधिकार आयोग का आकलन किया जाता है। आकलन के तरीके क्या हैं, वह 4 स्तंभ, एक तो पुलिस, कारावास, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। इन चारों में कि कौन सा राज्य इन चारों में अच्छे तरीके से भलीभांति काम करते हैं, तो और इसी के आधार पर न्याय मिलता है, ठीक है। तो बात करते हैं, कर्नाटक पहले नंबर पर है न्याय देने के मामले में, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, तेलंगाना तीसरे नंबर पर, गुजरात चौथे नंबर सॉरी। देखिए ऐसा है कि केवल गुजरात उत्तर मतलब पश्चिम भारत का है, वरना सारे दक्षिण भारत के राज्य हैं। दक्षिण भारत के राज्य हैं, जिससे ये पता चलता है कि उत्तर पश्चिम भारत से न्याय की जो उत्तर भारत से और पश्चिम भारत से और पूर्व भारत से अगर न्याय को ज़्यादा देखा जाता है तो किधर देखा जाता है, दक्षिण भारत से। इससे पता चलता है कि दक्षिण भारत जो है कहीं ना कहीं अच्छे लेवल से काम यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं यहाँ से।
आज थोड़ा क्लास जल्दी हो सकती है क्योंकि तबीयत थोड़ी नाजुक है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। चौथा प्रश्न जो है वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। विवेक दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है जी भैया, 5 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। और पहली बार 2019 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में, ठीक है। विवेक मतलब शांति। यहाँ पर इसे कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा इसको जारी करती है, ठीक है भाई। इतने से काम चला लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या है? 5वां क्वेश्चन जो है वो क्या है आज का? हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन। हीरक जयंती समारोह उद्घाटन नई दिल्ली में विज्ञान भवन में मोदी जी ने किया, ठीक है भाई। ये मोदी जी ने किया है हीरक जयंती का, ठीक है। हीरक जयंती समारोह उद्घाटन नई दिल्ली में विज्ञान भवन में किसने किया है? मोदी जी ने। क्या है ये? ठीक है, ये है किसकी उसमें बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं CBI। क्या कह सकते हैं? CBI, ठीक है जी, ठीक है। CBI की उसमें किया जाता है। अब ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि CBI की स्थापना के लिए बनाया जाता है। अब CBI की स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। 1 अप्रैल 1963 को कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को हुई थी इसकी स्थापना। अगर हम बात करते हैं CBI की तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो नई दिल्ली। अगर हम बात करते हैं किसके अधीन आता है तो गृह मंत्रालय। किसके? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अगर बात करें अध्यक्ष या महानिदेशक, यहाँ से क्वेश्चन आता है महानिदेशक से, तो इसके महानिदेशक कौन है भाई? कौन है इसके महानिदेशक? यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद कर लेना इसको। सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है भाई। ये इसके अध्यक्ष सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेंगे इसको, क्या है कि हीरक जयंती समारोह उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है, विज्ञान भवन में मोदी जी ने उद्घाटन किया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की बात कर रहे हैं, इसकी जयंती है और इसकी 1 अप्रैल 1963 की इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और महानिदेशक जो है वो कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं इसके महानिदेशक, ठीक है भाई। चलो बढ़िया। अगर छठे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं तो सीधे तरीके देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन हमारा इजराइल ने नए ओपेक, ठीक है, सॉरी ओफेक 13 जासूसी उपग्रह या जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, किसने लॉन्च की? इजराइल ने लॉन्च की, ठीक है भाई। इजराइल ने लॉन्च की और ये ओपेक जासूसी श्रृंखला जो है, ओफेक जासूसी श्रृंखला कब से जारी कर रहा है? तो 1988 से संचालन कर रहा है। 1988 से संचालन कर रहे हो। कब से? 1988 से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम 7वां क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। चीन की युआन क्या है? मुद्रा है, ठीक है जी। चीन की युआन मुद्रा ने क्या करा है? रूस सबसे
अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित किया। मतलब क्वेश्चन समझ में आया नहीं होगा, नहीं? चलो बताता हूँ। चीन की जो मुद्रा है युआन ने रूस के सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा बन गई है और डॉलर को प्रतिस्थापित किया है, डॉलर के स्थान पर आ गया है, डॉलर को पछाड़ दिया है। सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि युआन जो कर रहा है व्यापार कितने परसेंटेज का कर रहा है? वो कर रहा है 23.6% में, जबकि डॉलर जो कर रहा है, अगर हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर जो कर रहा है वो 22.5 की, किसकी कर रहा है? 22.5% की कर रहा है, ठीक है भाई। और युआन जो कर रहा है वो कितना कर रहा है? 23.6 की, डॉलर कर रहा है 22.5 की। इस तरीके से 2 क्वेश्चन बन गए आपके बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन चुके हैं यहाँ से, ठीक है। यानी कि इजराइल ने नए ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च की है। ओफेक जासूसी श्रृंखला 1928 में चालू हुई है। चीन की युआन मुद्रा ने रूस से सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित किया है और 23.6% को लेकर चल रहा है। डॉलर जो है वो कितना कर रहा है? 22.5 को। इतने से आपको कवर कर लेना है, ठीक है भाई। इतना हमारा आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में बात करते हैं एक अभी फोर्ब्स अरबपति सूची लॉन्च हुई है। 8वां क्वेश्चन क्या है? फोर्ब्स अरबपति सूची। ये फोर्ब्स अरबपति सूची जारी हुई है 2023 सूची, ठीक है। इसमें क्या है? खिलाड़ियों की, यानी कीमती खिलाड़ियों के ऊपर, कीमती खिलाड़ियों के मालिकों के लिए जारी हुई है, ठीक है भाई। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि शीर्ष जो स्थान रखा गया, किसका रखा गया? मुकेश अंबानी को शीर्ष स्थान रखा गया है, ठीक है, क्योंकि कहाँ के हैं? भारत के हैं। और मुंबई इंडियंस जो है के मालिक हैं। और कितनी संपत्ति? 83.4 आपकी 83.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके बारे में बात हुई है पहले नंबर पर। अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है स्टीव बाल्मर है ये, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। कहाँ के भाई? अमेरिका के हैं। और इन्होंने कौन सा है? लॉस एंजल फिलिपर्स। इन्होंने लॉस एंजल्स खरीद रखी है। और कितने रुपए में खरीद रखी है इन्होंने? वो खरीदे 80.7 बिलियन डॉलर में, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो है वो कौन है? तीसरे नंबर पर है रॉब बाल्टन। कौन है? रॉब बाल्टन। ये भी कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है। इन्होंने डेनवर ब्रोकोव खरीद रखा है। और कितने में खरीद रखा है? ये खरीद रखा है इन्होंने 57.6 में। कितना? 57.6 बिलियन डॉलर में। तो इतनी बात भी याद रख लेना आप कि फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 जारी की गई है कीमती खिलाड़ियों के मालिकों के बारे में, और उसमें नंबर 1 पर जो है मुकेश अंबानी है। बस आपको याद रखना। इन्होंने किसा पछाड़ा है भाई? इन्होंने पछाड़ा स्टीव बाल्मर को पछाड़ा है। इतना इस तरीके से याद कर लेना। फोर्ब्स अरबपति सूची 2023, ठीक है। अब देखिए, ये भी इन्होंने मुंबई इंडियंस से क्वेश्चन पूछा भी गया है। मुंबई इंडियंस जो है वो IPL की सर्वश्रेष्ठ टीमों में आती है। सबसे ज़्यादा IPL जो उठाए हैं वो किसने उठाए हैं? मुंबई इंडियंस। इतनी बात रखना। मुंबई इंडियंस के जो कप्तान है वो कौन है? रोहित शर्मा है। कौन है? मुंबई इंडियंस का कप्तान जो है वो रोहित शर्मा है। इतना थोड़ा सा याद यहाँ से रख लेना, ठीक है। और तो कोई क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है मुंबई इंडियंस से, क्योंकि पिछले अभी 1-2 साल की बात करें तो अब ज़्यादा जब क्वेश्चन बनता नहीं तो आपको ज़्यादा उस पर गौर देने की ज़रूरत है नहीं।
क्योंकि यही तो होता टैलेंट कि जिसको आप पता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बनना, ठीक है, तो आप समझ जाइए इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है हमारा गांधी 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 और इसमें क्या है, सियासत और संप्रदाय, सियासत और संप्रदाय, ठीक है, ये है गांधी। अब बोले क्या, सियासत और संप्रदाय, ठीक है, नामक पुस्तक, ये क्या है, नामक पुस्तक हाल ही में लॉन्च की है। वो किसने की है, तो पीयूष बबेल, किसने करी है, पीयूष बबेल ने ये प्रकाशित की है, ठीक है। अब ये क्या है, ये किसका उदाहरण है, अगर हम बात करें तो किसका उदाहरण है, अगर हम बात करें उदाहरण, तो एक उदाहरण जो है ये अंबेडकर की पुस्तक थी। कौन थी, अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की पुस्तक थी, अंबेडकर की पुस्तक, जिसका नाम है आपका कि पाकिस्तान या भारत का विभाजन। कौन सा है, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, भारत का विभाजन, ठीक है भाई। तो ये एक पुस्तक है, उसका उदाहरण है, ये उस पुस्तक का उदाहरण है भाई, ठीक है। अरे बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पर, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन जो है क्या है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को, सॉरी 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये क्या है भैया, राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह जो मनाया जाता है इसी बीच में, राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह जो मनाया जाता है वो 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो क्या है, यानी ऐसा मान के चलिए 60वीं वर्षगांठ है इसकी, समझिए कौन सी 60वीं वर्षगांठ है इसकी समुद्र सप्ताह की। मगर इतनी वर्षगांठ पूछी जाती, थीम देख लो, यह शिपिंग में अमृतकाल, क्या है इसका थीम क्या है, थीम अच्छी हो सकती है, शिपिंग में अमृतकाल, ये आपकी क्या है थीम, ये इंपॉर्टेंट बन के आ सकता है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन के आ सकता है, क्या है, शिपिंग में अमृतकाल वाली बात। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल हो गया, राष्ट्रीय समुद्र सप्ताह जो है 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, थीम जो है वो क्या है, शिपिंग में अमृतकाल, ठीक है भाई। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हैं हम, ठीक है। आज हम थोड़ा सा जो है ना डिस्कस कम कर रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि थोड़ा तबीयत नाजुक है, जिस वजह से डिस्कस नहीं कर रहे। कल हम बात को डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चनों को भी, ठीक है। और जो है कल का करंट अफेयर बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर है 11वां क्वेश्चन। बस आपको ये था कि आपकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी जिससे कि शायद ऐसा लगा कि आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए IIT कानपुर युवा 20, IIT कानपुर युवा 20 परामर्श की मेज़बानी करेगा। अब आपको ये तो पता ही है, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। कौन कर रहा है, भारत G20 की मेज़बानी कर रहा है। क्या कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है, तो ये तो पता है। उसी के चलते जो है जगह जगह जैसे विदेश मंत्रियों की बैठक जो होगी वो कहाँ होगी, इस तरीके से 4 अलग अलग तरीके से बैठक हो रही है। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है। अब इसमें क्या है, यह यूथ 20 परामर्श, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, यूथ 20 परामर्श, ये इसका लक्ष्य है, यूथ 20 परामर्श, ठीक है। और ये इसमें कितने युवा भाग लेंगे, इसमें 1200 युवा जो है प्रतिनिधि करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिनिधि होंगे। क्या होंगे, 1200 युवा जो होंगे प्रतिनिधि होंगे, ठीक है। संचालन जो करेगा वो कौन करेगा, अगर हम बात करने वाले हैं यहाँ से संचालन जो करने वाला है वो कौन करने वाला है, वो करने वाला है युवा कार्यक्रम एवं खेल
मंत्रालय क्या करेगा, इसका संचालन करेगा। ठीक है भाई, इसका संचालन करेगा। तो देखिए एक बार देख लेते हैं इसको, क्या है आपका ये क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है कि IIT कानपुर युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा, भारत G20 की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये सबको पता है। यूथ 20 परामर्श इसका लक्ष्य रहेगा और 1200 युवा प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। ठीक है, संचालन जो करेगा वो कौन करेगा, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जो थे वो आज का जो हमने करंट अफेयर को कवर किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास में कुछ ऐसे ही अनकम्फर्ट से रहे थे, कोई बात नहीं, कल हम इस क्लास को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और अच्छे से आप थोड़ा सा तैयारी करो इसके बारे में। ठीक है, और वैसे तो फैक्ट जो है हमने आज कराई दिए हैं करंट अफेयर, जिससे कि आपका करंट अफेयर छूटे ना, जैसे कि आपका करंट अफेयर छूटे ना, लगातार आपकी क्लास चलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।